हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का कोस्मो एकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस में। आज हम पॉलिटी के नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और आज हम ये देखेंगे कि जो हमने और आपने जो मेहनत करी है, जो हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग बनी है, वो कहाँ तक है और कहाँ तक सही है। तो आज मैं आपसे क्वेश्चन पुट करने वाली हूँ जिसका आंसर आप लोगों को देना है। तो चलिए, जो आज हमने अभी तक हमने पढ़ा है, क्या क्या हमारा हो गया। राजतंत्र, लोकतंत्र हमने किया है, अनुसूचियां हमने देखी है, हमारा संविधान कैसे निर्माण हुआ, हमारी संविधान सभा का कैसे हमने हमारी संविधान सभा बनाई है, वो सब हमने किया है। और कौन कौन से देश से, कौन कौन से स्रोत से हमने हमारा संविधान बनाया है। उसके आगे हमने हमारी नागरिकता देखी, हमारे देश में किसे किसे शामिल, कौन कौन से देश को राज्य को कब शामिल किया गया और किस तरह से शामिल किया गया, कौन सी रियासतों को किस तरह से शामिल किया गया था। और हमने हमारे फंडामेंटल राइट्स देखे। तो आज उन्हीं का एक क्विक सा रिकेप देखेंगे क्वेश्चंस के जरिए कि हमारा क्वेश्चन कैसे चल रहे हैं, हमारी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो हमारे जो 50 क्वेश्चंस थे वो हमने पिछले वाली क्लास में कर लिए हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा या फिर क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन 51। इसमें पूछा गया है कैबिनेट प्रणाली हमने किससे ली है या किससे प्रेरित है। तो कैबिनेट प्रणाली, जिसे हम संसद कहते हैं, या हमारी संसदीय जो प्रणाली है वो हमने किससे ली है। चलिए पहले ये देखते हैं कि संसद किस तरह से बनती है। हमारी संसदीय प्रणाली 2 स्तरों पर बनेगी, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, इनकी सीटों का बंटवारा हमने किया था। सीटों का बंटवारा हमने देख लिया था कि राज्यों में 545 सीटें अनुमोदित करी गई हैं। लोकसभा को क्या कहते हैं हम? लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं, या निम्न स्तर पर होती है ये, तो निम्न सदन इसे कहा जाता है। और राज्यसभा को हमेशा उच्च सदन कहा जाता है। ये जनता के ये हमारी और आपकी अपनी लोकसभा है, जिसे हम चुनकर लोकसभा में भेजते हैं। प्रत्याशियों को चुनकर हम अपने जो वोट देते हैं उनके द्वारा जो चुने जाते हैं प्रत्याशी, उन्हें हम लोकसभा में भेजते हैं। तो इस तरह जो हमारी संसदीय प्रणाली बनी है वो हमने किससे प्रेरित है? तो ये हमारी ब्रिटेन से प्रेरित है, हमारी संसदीय प्रणाली। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है, कोई बता सकता है? अमेरिका से हमने कौन कौन से स्रोत लिए हैं, ये क्या क्या लिया है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है PIL, जनहित याचिका जिसे कहा जाता है, वो हमने अमेरिका के संविधान से ली है। आयरलैंड के संविधान से हमने DPSP लिए हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज जिसे हम कहते हैं, या फिर आगे हम इनको हम आगे वाली क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। स्विट्जरलैंड से हमने इसमें कुछ भी नहीं जोड़ा है, ये सिर्फ आपको ऑप्शन में दिया गया है। तो कैबिनेट प्रणाली का आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागरिकता का प्रावधान हमने कहां से लिया है। जो हमने नागरिकता पढ़ी थी, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जो हमारी नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। नागरिकता को कौन सा अधिनियम लगता है? नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया गया था। 1955 के द्वारा हमें नागरिकता प्रदान करी जाती है। और नागरिक 3 प्रकार की कैटेगरी मैंने आपको नागरिकों की बताई थी, जिसमें कौन कौन से होते हैं? एक तो OCI कार्ड धारक होते हैं, एक कौन से होते हैं जो मूल प्रवासी होते हैं भारत के, अप्रवासी जो भारत में रहते हैं। इस तरह से 3 प्रकार के नागरिक हमने यहाँ पर देखे थे आर्टिकल 5 से 11 में, जो हमारी नागरिकता प्रदान की जाती है। तो नागरिकता एक ऐसा शब्द है जो हमें भारत देश का नागरिक होने के लिए जरूरी होती है। हमारी नागरिकता जो है वो कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता।
ये जो नागरिकता बताई गई है हमारी एकल नागरिकता है, और ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? ये हमने ब्रिटेन से लिया है। जो अमेरिका है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलती है। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे ये पूरा यूनाइटेड संघ हो गया, या यूनाइटेड संघ हो गया, तो इसमें जो अलग अलग स्टेट होंगे इसकी नागरिकता अलग ली जाएगी और इन स्टेट्स की नागरिकता अलग लेनी पड़ेगी। तो यह है द्विनागरिकता या दो तरीके की दोहरी नागरिकता प्रदान करता है अमेरिका। और हमारा जो संविधान है किससे प्रेरित किया गया है? ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता को लिया है। उम्मीद है समझ में आया होगा आप सभी को। कनाडा से हमने परिसंघीय ढांचा जिसमें अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होगी? केंद्र के पास होगी, वो हमने कनाडा से ली है। इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, जो राष्ट्रपति जी का चुनाव का तरीका होगा वो हमने किससे लिया है? राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका हमने कनाडा के संविधान से कैरी किया है। तो राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका और डीपीएसपी ये दोनों हमने आयरलैंड से लिए हैं। किससे लिए हैं? आयरलैंड से। राष्ट्रपति के चुनाव में किसे शामिल किया जाएगा और उसका प्रोसीजर क्या होगा, ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिए है। आयरलैंड के संविधान से भी हमने सबसे मुख्य चीज डीपीएसपी लिए हैं। फ्रांस के संविधान से हमने क्या क्या कैरी किया है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द आता है गणतंत्र। गणतंत्रता की अवधारणा हमने फ्रांस से कैरी करी है। ब्रिटेन से हमने विधि के द्वारा सम्यक प्रक्रिया जो अपनाई जाती है वो हमने ब्रिटेन से ली है। कौन सी? विधि के द्वारा सम्यक प्रक्रिया या विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो होती है वो हमने ब्रिटेन से ली है। इसमें कहा जाएगा विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जो विधि जो कानून बनाती है, कानून बनाने का काम किसका होता है? हमारी विधायिका का। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये हमने ब्रिटेन से कैरी करी है, या ब्रिटेन के संविधान का हमने इसमें प्रयोग किया है। कनाडा से वही हमने परिसंघीय ढांचा देखा कि परिसंघीय ढांचे में जो अवशिष्ट शक्तियां होती है, और एससी की जो परामर्श देने की शक्ति होगी, किसको परामर्श देने की? राष्ट्रपति जी को परामर्श देने की। एससी की जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारी एकल न्यायपालिका है, हमारे देश में एकल न्यायपालिका का विधान लागू किया गया है, तो एससी द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति जी को जो सलाह मशवरा दिया जाएगा वो हमने कनाडा के संविधान से प्रेरित है, या कनाडा के संविधान से हमने कैरी किया है। तो ये तीसरा क्वेश्चन क्लियर है। हमने ये आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका आयरलैंड से लिया है। न्यायपालिका की जो सलाहकारी अधिकारिता है, न्यायपालिका जो सलाह देती है, जो अभी मैंने आपको बताया सलाह देने का काम न्यायपालिका का है, तो वो किससे लिया है हमने? न्यायपालिका की सलाहकारी प्रवृत्ति होगी या अधिकार होगा, वो हमने किससे लिया है? ऑस्ट्रेलिया से हमने न्यायपालिका की सलाहकारी प्रकृति ली है। सबसे पहले ये देखते हैं कि सलाहकारी प्रक्रिया या अधिकार क्या होता है। जो सलाहकारी अधिकार होता है, किसी को सलाह देने का अधिकार, वो किसके पास होता है? जो सबसे अपर जो संस्था होगी, सबसे ऊपर जो संस्था बैठी हुई होगी, वो अपने नीचे वाली संस्थाओं को अधिकार दे सकती है, या उन्हें उनके कार्य बता सकती है कि उनके कार्य क्या क्या होंगे। तो ये अभी हमने पीछे देखा कि ये किससे लिया है? हमने कनाडा से ये लिया है, और ये आर्टिकल हमारा 143 में इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 143 जो हमारी न्यायपालिका की जो शक्ति है, सलाहकारी अधिकारिता शक्ति है, किसको सलाह दी जाती है? राष्ट्रपति जी को सलाह दी जाएगी। वो किसके अधीन दी जाएगी? आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वह अपनी सलाहकारी अधिकार किसे पेश कर सकता है? राष्ट्रपति जी को पेश कर सकता है।
तो ये हमने कनाडा से लिया है। न्यायपालिका की सलाहकारी अधिकारिता। उसके बाद में हमने अभी देखा कि जो सबसे महत्वपूर्ण है PIL जनहित याचिका, ये हमने अमेरिका के संविधान से ली है। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। न्यायिक पुनरावलोकन एक हमने अनुसूची देखी थी 9th शेड्यूल कि अगर किसी प्रावधान को या विधेयक को, अधिनियम को अगर 9th शेड्यूल में डाल दिया जाता है तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जाएगा। लेकिन एक केस हुआ था केशवानंद भारती केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद में जितने भी फैसले दिए जाएंगे उसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकेगा। किसके द्वारा? अदालत द्वारा या न्यायालय द्वारा। और ये शक्ति अधिकतर किसके पास जाती है? सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्ति होती है। तो ये शक्ति हमने किससे ली है? अमेरिका के संविधान से। तो न्यायपालिका की सलाहकारी अधिकारिता जो राष्ट्रपति को दी जाती है वो हमने कनाडा के संविधान से ली है और ये आर्टिकल 143 में बताया गया है। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश से प्रेरित था? जो हमारे मौलिक कर्तव्य हमें आर्टिकल किस में पढ़ेंगे? जो हमारी नेक्स्ट क्लासेस होने वाली है उसमें आर्टिकल 51A जो आएगा उसमें हम हमारे मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य देखेंगे। हमारे पहले जो हमारा संविधान बना था उसमें हमारे 10 मूल कर्तव्य थे। एक बाद में संशोधन करके एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया, उसके बाद में हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। तो ये हमारे मौलिक कर्तव्य अभी वर्तमान में 11 है कि हमारे नागरिकों के क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए हमारे देश को लेकर, हमारी संस्कृति को लेकर, हमारे पर्यावरण को लेकर या फिर हमारे समाज को लेकर, हमारे संसाधनों के लिए जो लोगों के कर्तव्य बताए गए हैं वो हम सब आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये सभी हमें किससे लिए हैं? ये हमने सोवियत संघ USSR, जिसे अब वर्तमान में रूस कहा जाने लगा है। अगर आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, सोवियत संघ भी लिखा हुआ है और नीचे रूस भी लिखा हुआ है, तो आप रूस पर टिक नहीं करना है, आपको सोवियत संघ USSR पर टिक करना है। इसका एक रीजन है, रूस 1991 में जो काफी सारे देश थे उनको मिलकर बनाया गया था, जिसमें आप कह सकते हैं कि जिसमें उत्तरी आयरलैंड भी शामिल किया गया था और भी काफी छोटे छोटे देश थे जो इसमें शामिल किए गए थे। तो बाद में जाकर ये रूस बनता है, लेकिन जब हमारा संविधान बना था तब जो आप बोल सकते हैं कि जो उस समय मौजूद था, जो देश मौजूद था जिसका नाम था वह सोवियत संघ USSR था। तो मौलिक कर्तव्य हमने किसके संविधान से लिए हैं? सोवियत संघ USSR से। क्लियर है सभी को? जापान से हमने एक बहुत ही अच्छी चीज ली है, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। हमने सिर्फ एक ही चीज इससे जापान से ली है, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो भी प्रक्रिया कानून द्वारा या विधायिका ये विधि कौन बनाता है? हमारे विधायिका का कार्य विधि बनाना है। तो विधि के द्वारा स्थापित जो भी प्रक्रिया होगी वह हमने जो प्रारूप है या जो प्रक्रिया है वो हमने कौन से संविधान से? जापान के संविधान से कैरी करी है। क्लियर है सभी को? अमेरिका से हमने एक PIL देखी है, PIL न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, और एक आता है विधि का समान संरक्षण और विधि की सम्यक प्रक्रिया। अमेरिका से हमने विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण, समान संरक्षण, और एक आती है सम्यक प्रक्रिया। सम्यक प्रक्रिया ये सभी हमने आर्टिकल 14 में क्लियर किया था। विधि की सम्यक प्रक्रिया क्या है और विधि का समान संरक्षण क्या है, ये सब हमने अमेरिका के संविधान से कैरी किया है। कनाडा से अभी मैंने आपको बताया कि परिसंघीय ढांचा जिसमें अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास गई है, ये हमने कनाडा से ली है।
और राष्ट्रपति जी की जो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की जो परामर्श देने की शक्ति है किसे, राष्ट्रपति जी को, वो भी हमने कनाडा के संविधान से ली है। ऐसी की परामर्श की शक्ति ये हमने कनाडा के संविधान से कैरी करी है। तो मौलिक कर्तव्य का विचार हमने कहाँ से लिया है, रूस से, सोवियत संघ यूएसएसआर से, जिसे वर्तमान में रूस कहा जाता है। क्लियर है। पांचवा क्वेश्चन, विधेयक पर वीटो शक्ति किस देश से ली है। जो हमारे विधेयक पास कराए जाते हैं, विधेयक किसके द्वारा विधेयक कहाँ पारित किए जाते हैं, संसद के सदन में पारित किए जाते हैं। इसे संसद लेवल पर भी, केंद्र लेवल पर भी और राज्य लेवल पर भी विधेयक पारित कर सकते हैं। तो ये हमारी जो विधेयक की वीटो शक्ति है हमने अमेरिका के संविधान से प्रेरित है या हमने अमेरिका के संविधान से ली है। चलो इसको देखते हैं। जो आर्टिकल हमारा 111 है, आर्टिकल 111, उसमें जो राष्ट्रपति की वीटो पावर है वो बताई गई है कि राष्ट्रपति की वीटो पावर क्या होगी। और आर्टिकल 102 में, आर्टिकल 201 में राज्यपाल की जो वीटो पावर है वो अपने जो भी विधेयक होते हैं वो राष्ट्रपति की सलाह के लिए उन्हें आरक्षित रखता है। तो ये शक्ति हमने किससे ली है, विधेयक की वीटो शक्ति जो राष्ट्रपति की है ये तो हमने अमेरिका से ली है। और जो राज्यपाल की वीटो शक्ति है ये हमने किससे ली है, भारत शासन अधिनियम 1935 से। ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है कि अगर राज्यपाल आता है तो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 करना है। और अगर राष्ट्रपति की वीटो पावर पूछी जाती है किससे ली है तो वो हमने अमेरिका से ली है। फ्रांस से हमने, अभी मैंने आपको बताया गणराज्य, गणतंत्र की अवधारणा हमने फ्रांस से ली है। रूस से हमने, अभी जो हमारा पीछे था कि क्या पढ़ा, जब जस्ट अभी हमने रूस से हमने क्या देखा, अब ब्रिटेन से सम्यक प्रक्रिया हमने अमेरिका के संविधान से ली थी। और रूस से हमारे सबसे इंपॉर्टेंट मौलिक कर्तव्य आते हैं। रूस से क्या आते हैं, मौलिक कर्तव्य। मूल कर्तव्य जिन्हें कहा जाता है 51A में दिए गए हैं और हमारे 11 मूल कर्तव्य हैं। ये आपको अभी इसी क्लास में बिल्कुल रट जाना चाहिए, आपको बाद में रिवाइज करने की भी जरूरत ना पड़े, आपको इस तरह से इसे पढ़ना है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। विधेयक पर वीटो शक्ति अमेरिका द्वारा, अमेरिका के संविधान से हमने ली है। धन विधेयक की जो परिभाषा है वो किस देश से ली है। हमारे संविधान में 4 प्रकार के विधेयक की बात करी गई है। विधेयक, 4 प्रकार के विधेयक की हमारे यहाँ बात करी गई है, जिसमें सबसे पहले आता है साधारण विधेयक, एक आता है वित्त विधेयक, एक आता है धन विधेयक और एक लास्ट आएगा संविधान संशोधन विधेयक, जिसमें हमारे संविधान को संशोधित किया जाता है और अधिनियम बनाए जाते हैं। तो संविधान संशोधन विधेयक, 4 प्रकार के विधेयक हो गए, 4 प्रकार के विधेयक। इसमें जो धन विधेयक है उसके बारे में वो हमने कहाँ से लिया है, वो धन विधेयक हमने हमारे पड़ोस से, मतलब जो हमारे सबसे नजदीक है ऑस्ट्रेलिया, इससे याद रहेगा अगर हमें धन की जरूरत पड़ती है तो हम कहाँ जाते हैं, बिल्कुल हमारे पास में। तो पास में कौन आता है, ऑस्ट्रेलिया। तो हमने ऑस्ट्रेलिया से धन विधेयक की परिभाषा ली है। और ये धन विधेयक है जो कौन से आर्टिकल में बताया गया है, इसे आर्टिकल हम 110 में पढ़ने वाले हैं। जो नेक्स्ट क्लासेस होने वाली है उसमें आर्टिकल 110 में हम धन विधेयक को थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे।
अभी बस ये सब नॉलेज में रहना चाहिए कि हमने धन विधेयक देखा था, उसकी परिभाषा क्या होगी वो हम आगे समझेंगे। कौन से संविधान से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने कैरी किया है। अमेरिका से हमने और क्या क्या लिया? सम्यक प्रक्रिया हो गई, समान संरक्षण हो गया, PIL हो गई, न्यायिक पुनरावलोकन हो गया, और SC और SC के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो हमने अमेरिका के संविधान से ली है, हटाने की प्रक्रिया। आपके पास अधिकतर क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं कि चार ऑप्शन बता दिए जाते हैं कि कौन कौन से क्रियाएं अपनाई गई है, प्रक्रियाएं अपनाई गई है, और सामने देश का नाम दिया जाता है और मिलान करवाया जाता है। तो उसी में से एक ये भी हो सकता है कि SC या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों को जो हटाने की प्रक्रिया है वो हमने कौन से देश से ली है? वो हमने अमेरिका से हमने वो प्रावधान कैरी किया है। तो धन विधेयक की परिभाषा, जो धन विधेयक पास कराया जाता है, आपको एक चीज और याद रखनी होगी कि जो धन विधेयक होगा वो हमेशा लोकसभा में ही लाया जाता है, और जितने भी विधेयक होते हैं वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किए जाते हैं। जो धन विधेयक होगा वो सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति का तरीका, जो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है वो हम कौन से देश से लेते हैं? ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, रूस, कौन से देश से? तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा कनाडा। हम कनाडा से क्या लिया है हमने? राज्यपाल की नियुक्ति का तरीका। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल राष्ट्रपति जी द्वारा उनकी एक मुहर लगाई जाती है, मुहर लगे हुए प्रपत्र द्वारा उन्हें घोषित किया जाता है या उन्हें चुना जाता है, नियुक्त किया जाता है। ये केंद्र के लिए कार्य करते हैं लेकिन राज्यों में इनकी नियुक्ति करी जाती है। क्लियर है सभी को? और इसे हम आर्टिकल, जो राज्यपाल की नियुक्ति कौन सा प्रोसेस होगा उसे हम आर्टिकल 155 में देखने वाले हैं कि आर्टिकल 155 में किस तरह से राज्यपाल की नियुक्ति का तरीका बताया गया है। फ्रांस से हमने, अब मैंने बताया आपको, गणतंत्र की अवधारणा ली है। 3 शब्द लिए हैं जिसमें आती है स्वतंत्रता, बंधुता और अखंडता। ये तीनों शब्द हमने फ्रांस से लिए हैं। रूस से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं। मौलिक कर्तव्यों के साथ साथ जो हमारा प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात करी गई है, कौन कौन से न्याय है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक न्याय है, जो हमने प्रस्तावना में जिसे जगह दी है, ये तीनों शब्द भी हमने कहाँ से लिया है? ये इन तीनों की अवधारणा भी हमने रूस से प्रेरित है या रूस से उधार ली है। तो राज्यपाल की नियुक्ति का तरीका हमने कनाडा के संविधान से कैरी किया है। पंचायती राज हमने कौन सी अनुसूची में पढ़ा था? पंचायती राज को हमने 11th शेड्यूल में देखा था, जिसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1976 में। 1976 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा किसको जोड़ा हमने? पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा है। पंचायती राज व्यवस्था किस देश की तर्ज पर ली गई है, किस देश से हमने कैरी करी है? ना तो इसमें फ्रांस होगा, ना कनाडा, ना ब्रिटेन, ना अमेरिका, क्योंकि ये भारत का अपना एक प्रावधान था, या फिर अपना एक, आप कह सकते हैं कि गांधी जी का सपना था। जो हमने, गांधी जी जो हमारे देश के लिए, जिन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया आज़ाद करवाने के लिए, तो उनका एक अपना सपना था कि गाँवों को
सबसे ऊपर या सर्वोपरि रखा जाना चाहिए। तो उसी तर्ज पर गांधी जी को याद करते हुए, गांधीवाद की अवधारणा को का पालन करते हुए हमने, ये हमारी भारत की अपनी परंपरा है, भारत की अपनी परंपरा है कि हमने पंचायती राज व्यवस्था को संविधान संशोधन करके, विधेयक पास करके, हमने 73वां संविधान संशोधन करके हमने इसे संविधान में जगह दी है। ब्रिटेन में जो हमारी द्विसदनीय शासन व्यवस्था है, द्विसदनीय शासन व्यवस्था, वो हमने ब्रिटेन से ली है। शासन व्यवस्था फ्रांस से मैंने आपको बता दिया कि हमने गणतंत्र की अवधारणा ली है। जापान से सिर्फ एक ही चीज ली है, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कौन सी? विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो सभी लोगों के लिए समान रहेगी। ये हमने जापान के संविधान से कैरी किया है। तो जो पंचायती राज है वो हमारा अपना, भारत की अपनी परंपरा है। नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है, जिन्हें डीपीएसपी कहा जाता है, ये हम आर्टिकल किस में पढ़ेंगे? आर्टिकल 36 से लेके 51 तक हमारे डीपीएसपी दिए गए हैं और इसे भाग 4 में जगह दी गई है। भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेके 51 तक हमें डीपीएसपी को पढ़ना है और ये हमने आयरलैंड के संविधान से कैरी किए हैं। क्या क्या कैरी किया है आयरलैंड के संविधान से? एक तो जो सुप्रीम कोर्ट की अधिकार है, किसको? राष्ट्रपति को सलाह देने का अधिकार है वो, और नीति निर्देशक तत्व हमने, ये गलत बताया, थोड़ा सा गलत हो गया। जो एससी की अधिकारिता है वो तो हमने कनाडा के संविधान से ली है, और अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया है? विधि के द्वारा सम्यक प्रक्रिया या विधि द्वारा समान संरक्षण, और एक पीआईएल याचिका ली है। एचसी और एससी के जो जज होते हैं उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो हमने अमेरिका के संविधान से ली है। रूस से हमने मूल कर्तव्य कैरी किए हैं। समझ में आया होगा? जो न्यायिक सक्रिय है, जुडिशियल एक्टिविज्म, जो हमारे न्यायालय सक्रिय रहते हैं उनकी जो सक्रियता दिखाई जाती है न्याय देने में, जिस प्रकार से उनका अपना न्याय देने का तरीका होता है, वो जो सक्रियता अपनी वहां पर पेश करते हैं, वो अवधारणा हमने जो न्यायिक सक्रियता कहाँ से ली है? ये हमने अमेरिका के संविधान से ली है। न्यायिक सक्रिय फ्रांस का मैंने आपको बता ही दिया। गणतंत्र की अवधारणा 3 शब्द लिए हैं, स्वतंत्रता, अखंडता और बंधुता। ब्रिटेन से क्या क्या लिया है हमने? अभी जस्ट मैंने आपको 5 या 6 चीजें बताई है। ब्रिटेन से हमने सबसे पहले तो हमारा एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो लिया है। विधायी प्रक्रिया जो क्या अपनाई जानी चाहिए वो कैरी किया है, और एक सबसे महत्वपूर्ण, जो हमारा चुनाव करवाया जाता है और चुनाव में एक नियम लागू होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो नियम प्रक्रिया अपनाई जाती है चुनाव के तहत, वो हमने ब्रिटेन से ली है। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, अग्रता ही विजेता। चाहे वो एक ही वोट से क्यों ना जीते, विजेता वही होगा जो हर पायदान पर आगे रहेगा। अग्रता ही विजेता। क्लियर है सभी को? ये हमने ब्रिटेन से कैरी किया है। अमेरिका से हमने हमारी न्यायिक सक्रियता, जो न्यायालय द्वारा सक्रियता दिखाई जाती है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा जो उनको रिट दी जाती है, जो आदेश पारित कराए जाते हैं, जो उनका द्वारा न्याय का पुनरावलोकन किया जाता है, ये सभी अमेरिका से संबंधित है। क्लियर है सभी को? आगे देखते हैं। मूल कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? मूल कर्तव्यों को
42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। जो हमारे मूल कर्तव्य है 11, जिन्हें आर्टिकल 51A में जगह दी गई है। मूल कर्तव्य हमने कौन से देश से लिए हैं? रूस से कैरी किए हैं। तो ये सभी हमने 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े थे। राजनीतिक दायित्व, राजनीतिक दायित्व, जो राजनीति का जो दायित्व होता है वो, ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर थोड़ा गलत है, इसका हम आंसर नहीं करेंगे, क्योंकि राजनीतिक दायित्व जैसा कोई भी कानून हमने किसी भी संविधान से नहीं लिया। यह भारत की अपनी एक प्रेरणा है, तो इसे स्किप करना होगा। गणतंत्र की अवधारणा, गणतंत्र की अवधारणा मैंने आपको अब तक 5 बार बता दिया है ये, कि हमने फ्रांस से गणतंत्र की अवधारणा ली है और 3 शब्द लिए हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जैसे शब्द हमने फ्रांस के संविधान से कैरी किए हैं। जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता देखी है, कनाडा के संविधान से हमने परिसंघीय ढांचा देखा है जिसमें अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी, और केंद्र के द्वारा जो राज्यपालों की नियुक्ति करी जाती है वो भी हमने कनाडा से ली थी। एक होती है राज्यपालों की नियुक्ति, एक होगी केंद्र द्वारा जो राज्यपाल नियुक्त किए जाएंगे, वो हमने कनाडा से ली है। गणतंत्र की अवधारणा हमारी फ्रांस से हो जाएगी। संविधान की द्रवणशीलता, द्रवणशीलता क्या होती है? संविधान की द्रवणशीलता है कि संविधान हमारा कैसा है, लचीला भी है और कठोर भी है। जो संविधान बनाने वाले थे उन्होंने हमारे संविधान को लचीला इसलिए बनाया ताकि आगे जाकर भविष्य में उसमें कोई भी संशोधन किया जाए या कोई भी अधिनियम लाया जाए तो उसे जोड़ने में या उसे हटाने में संसद को कोई परेशानी ना हो। और कठोर इसलिए बनाया गया है ताकि मूल ढांचे को, जो हमारा संविधान का मूल ढांचा है, उसे कोई भी विकृत ना कर सके या उसे किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचाई जा सके। तो जो लचीला है वो हमने तो ब्रिटेन से कैरी किया है, जो लचीला संविधान है, और जो कठोर प्रक्रिया है वो हमने अमेरिका के संविधान से कैरी करी है। अब इसमें यह नहीं बताया गया कि कौन सा, बस ये पूछा है कि द्रवणशीलता किस देश से ली गई है, तो हम इसमें ब्रिटेन पर टिक करेंगे कि हमने ब्रिटेन से ये द्रवणशीलता का सिद्धांत लिया है। क्लियर है सभी को? ब्रिटेन से लचीलापन लिया है, कठोरता हमने अमेरिका से। जिस तरह से आजकल ट्रम्प जी कठोर हो गए हैं, तो फिर याद रहना चाहिए कि हमने कठोरता कहाँ से ली है, अमेरिका से। हमने, हमारा जो संविधान कठोर बनाया गया है अमेरिका के संविधान के तहत बनाया गया है। क्लियर हो गया ये वाला? हमने ब्रिटेन से संविधान की द्रवणशीलता देखी है। कानून के समक्ष समानता, जो कानून है हमारा, जो कानून बनाया जाएगा उसके समक्ष जो समानता दी जाती है वो हमें कहाँ से मिलेगी? कानून के समक्ष समानता कौन से देश से? जो कानून बनाया जाएगा, कानून के अधीन सभी व्यक्तियों को समान रखा जाएगा, चाहे वो व्यक्ति गरीब हो चाहे अमीर हो। तो ये अवधारणा हमने हमारे ब्रिटिशर्स से ली है, यानी ब्रिटेन के संविधान से हमने इसे कैरी किया है। कानून के समक्ष समानता, इसे मैंने आपको बताया था, एक तो कानून की सम्यक प्रक्रिया होगी, एक कानून के समक्ष समानता होगी। इसे हमने आर्टिकल 14 में इसको देखा था। कानून के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में इसके 2 रूप बताए गए थे, एक तो समक्ष समानता होगी, एक समक्ष समता होगी। समता वाला हमने अमेरिका के संविधान से और समानता ब्रिटेन के संविधान से कैरी किया है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अमेरिका से हमने PIL याचिका देखी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को हटाने के जजों की प्रक्रिया देखी है। जापान से हमें विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया देखी है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से
हमने अभी तक ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ भी नहीं देखा। तो ऑस्ट्रेलिया में जो हमारी समवर्ती सूची शामिल करी जाती है, 3 सूचियां होती है हमारी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो हमारी समवर्ती सूची ली गई है वो हमने किससे ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। एक जो धन विधेयक अभी हमने देखा था, धन विधेयक की अवधारणा भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है या वहां से प्रेरित है। समझ में आ रहा है सभी को कौन कौन सी चीजें हमने कहां कहां से ली है? विधायिका की सर्वोच्चता, विधायिका जो हमारी विधि या कानून निर्माण का कार्य करती है, विधायिका भी हमारी द्विसदनीय है। द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान हमारे भारत में किया गया है। एक इसमें केंद्र स्तर पर संसद होगी और राज्य स्तर पर राज्य विधानमंडल होंगे। राज्य विधानमंडल, संसद में लोकसभा और राज्यसभा आ जाएगी। राज्य विधानमंडल में विधानसभा और विधानमंडल आएंगे। इसमें मुख्यमंत्री, उपमंत्री या फिर आप जो नौकरशाही देखते हैं वो सब इसमें शामिल, वो तो कार्यपालिका में होते हैं। राज्य विधानमंडल में, विधानसभा में जो भी अधिनियम पारित किए जाते हैं, जो भी विधेयक लाए जाते हैं वो इनमें लाए जाते हैं। साधारण विधेयक को संसद में भी लाया जा सकता है और राज्य विधानमंडल में भी लाया जा सकता है। जो हमारा धन विधेयक होगा उसे सिर्फ कहाँ पर? सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है, लोकसभा में ही इसे पेश किया जाता है। तो ये विधायिका की जो सर्वोच्चता है, विधायिका को जो सर्वोच्च स्थान दिया गया है वो हमने कहाँ से लिया है? वो भी हमने ब्रिटिशर्स कानून या ब्रिटेन के कानून से कैरी किया है। चाइना से हमारा कुछ भी, हमने चाइना के संविधान से हमने कुछ भी नहीं लिया। विधायिका की सर्वोच्चता, वही क्वेश्चन है। संघीय न्यायालय का विचार कहाँ से आया है? जो हमारा न्यायालय संघीय न्यायालय है, इसमें ये चारों ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, आयरलैंड, चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? मेरे हिसाब से ये चारों ऑप्शन गलत है। हमने जो संघीय न्यायालय का विचार है या अवधारणा है, भारत शासन अधिनियम से लिया है। भारत शासन अधिनियम जो 1935 में लाया गया था या पारित किया गया था, उससे हमने संघीय न्यायालय की अवधारणा, उसी के तहत हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वह एस्टेब्लिश किया गया था। सॉरी, सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा, इसके तहत एस्टेब्लिश किया गया था। पहले आपको पता है कि सिर्फ राज्यों में राज्य स्तर पर 4 प्रकार के न्यायालय थे, हाई कोर्ट थे, और बाद में संघीय न्यायालय की अवधारणा हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से कैरी करी है। क्लियर है? भारतीय संविधान दुनिया का कैसा संविधान है? हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारा कहा जाता है। सबसे छोटा संविधान किसका है? अमेरिका का, जिसमें कितने आर्टिकल हैं? जिसमें सिर्फ 7 आर्टिकल शामिल करे गए हैं। हमारा संविधान इतना बड़ा है कि इसमें कितने आर्टिकल, जो मूल संविधान था हमारा उसमें 395 आर्टिकल थे। इन आर्टिकल्स को 22 भागों में बांटा गया था। भाग क्या होते हैं? लेसन होते हैं कि 22 लेसन हैं, उनमें एक एक अलग अलग टॉपिक दिए जाते हैं। तो वो टॉपिक हो गए हमारे आर्टिकल हो गए, जो भाग हो गए वो हमारे लेसन हो गए। और इसमें अनुसूचियां शामिल करी गई थी। 8 अनुसूचियां मूल संविधान में हमने शामिल करी थी। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? हमने 4 अनुसूचियां और जोड़ी है और वर्तमान में 12 अनुसूचियां इसमें शामिल हो गई है। तो ये हमारा संविधान कैसा है? दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। प्रस्तावना किसके द्वारा तैयार की गई? जो हमारी प्रस्तावना थी वो
ये हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा हमारी प्रस्तावना तैयार की गई थी। जो प्रस्तावना का जो प्रारूप था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा, जो प्रारूप समिति के हमारे अध्यक्ष थे, 7 लोगों के साथ जिन्होंने प्रारूप समिति बनाई थी, उनमें जो अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने प्रस्तावना पेश करी थी। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है? आधार, आत्मा, प्रस्ताव या मुख पृष्ठ? बताइए इसका आंसर क्या लगता है आपको? आधार? प्रस्तावना का आधार बता सकते हैं क्या? प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा बताया जाता है। मुख पृष्ठ भी हो सकता है कि प्रस्तावना होती है जो भी हमने, आप ये मान के चलिए कि एक बुक है, तो हम बुक पढ़ने से पहले एक पहला पेज जो पढ़ते हैं उसमें दिया हुआ होता है कि हमें अंदर क्या क्या पढ़ना है, तो वो उसकी प्रस्तावना होगी। तो हम इसे मुख पृष्ठ भी कह सकते हैं कि जो पहले पेज पर दिया गया है, लेकिन ये प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा भी बताया गया है। भारत की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? आपको पता है हमारे 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन से? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो 1976 में किया गया था। कौन कौन से 3 शब्द थे? एक हो गया समाजवादी, दूसरा हो गया पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, और तीसरा हो गया अखंडता। ये तीनों शब्द हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा हमारी प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है, जिसके द्वारा हमने ये तीनों शब्द समाजवाद, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता इसलिए कि हमारा जो भारत देश है उसमें कई अलग अलग जाति के लोग रहते हैं या फिर अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, तो भारत किसी स्पेशल एक धर्म के पीछे नहीं जाकर सभी धर्मों को समान स्थान देगा। जो भारत, आप ये मान सकते हैं ये हमारा भारत है, जो इसमें अलग अलग धर्म बटे हुए हैं, तो भारत ये नहीं कि एक जो धर्म उठाएगा उसके साथ वो लेगा, उसको भारत को सभी धर्मों को साथ लेकर चलना है, इसलिए हमें धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करी है। क्लियर है सभी को? 3 शब्द हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा हमारे संविधान में जोड़े थे। प्रस्तावना न्याय के कितने प्रकार की बात करती है? हमारे जो हमने न्याय देखे थे, हमने 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सबसे पहले तो ये कि हमने न्याय कहाँ से लिए हैं ये तीनों, तो ये रूस के संविधान से प्रेरित है। जो मैंने अभी आपको बता दिया है कि 3 शब्द लिए थे, तीनों न्याय की बात हमने रूस के संविधान से करी है, तो इसमें इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। प्रस्तावना न्याय के कितने प्रकार की बात करती है? 3 प्रकार की। इसमें आ जाएगी पहली सामाजिक, हम समाज में रहते हैं, समाज लोगों द्वारा बनाया जाता है, तो समाज में रहने पर हमें न्याय मिलना चाहिए। राजनीतिक, अगर हम राजनीति का या राजनीति के किसी कार्य का पालन नहीं करते हैं तो हमें उसके तहत सजा भी दी जा सकती है और न्याय भी किया जा सकता है, तो ये वही राजनीतिक न्याय होगा। और एक होगा सामाजिक, राजनीतिक और एक आर्थिक न्याय। आपने एक थॉट सुना होगा, सबका साथ सबका विश्वास, तो वो एक आर्थिक अवधारणा पर लागू किया गया है कि सभी को साथ में लेकर चलना चाहिए। क्लियर है सभी को? ये हमने रूस से तीनों शब्द लिए हैं और प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात करी गई है। प्रस्तावना भारत को किस रूप में घोषित करती है? जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो आपको प्रस्तावना के स्टार्टिंग में 5 शब्द दिखाई देंगे, जिसमें आता है भारत को, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश बनाने के लिए, भारत को समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो ये 5 शब्द हो गए, कौन कौन से? संप्रभु,
यानी हमारा देश बिल्कुल अपने जो भी नियम कानून बनाएगा उसके लिए फ्री है। किसी दूसरे देश के अधीन होकर हम कोई भी कार्य नहीं करेंगे। कोई भी हमें संधि समझौते करने हैं या फिर बाहर किसी से व्यापार वाणिज्य करना है तो वो सभी निर्णय हम अपने मन पर लेंगे, अपने मन से लेंगे। ये नहीं कि किसी दूसरे देश के दबाव में आकर कार्य करेंगे। संप्रभु, समाजवाद की अवधारणा, पंथ निरपेक्ष, किसी भी एक पंथ, किसी भी एक धर्म को तवज्जो नहीं दी जाएगी। लोकतांत्रिक, लोगों द्वारा शासन किया जाएगा, ये लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा। और गणराज्य, लोगों द्वारा जो राज्य बनाया जाएगा उसे गणराज्य कहा जाता है। तो ये 5 शब्द हो गए, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। भारत को किस रूप में घोषित किया है? तो भारत को इन 5 रूप में हमने घोषित किया है। प्रस्तावना का विचार भारत ने कॉन्स्टिट्यूशन में किससे लिया? जो हमारी प्रस्तावना है, प्रस्तावना का विचार की प्रस्तावना कहाँ से ली जानी चाहिए। एक होता है प्रस्तावना का प्रारूप, एक है प्रस्तावना का विचार। तो बता सकते हैं कि प्रस्तावना का प्रारूप तो हमने किससे लिया और प्रस्तावना का विचार हमने कहाँ से लिया है। तो जो प्रस्तावना का विचार है वो तो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है कि अमेरिका का जो कैसा संविधान है, अमेरिका में जिस तरह से प्रस्तावना ऐड करी गई है तो हमें भी प्रस्तावना ऐड करनी चाहिए। तो ये विचार हमने अमेरिका से लिया है। लेकिन जो प्रस्तावना की रूपरेखा है, जो रूपरेखा होगी वो हमने कौन से देश से ली है? वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है उसका जो प्रारूप तैयार किया गया है, रूपरेखा तैयार करी गई है, उस तरह से हमने उसको कॉपी किया है। या फिर आप कह सकते हैं कि उसको कॉपी करके उसके जो अच्छे अच्छे थॉट्स है वो हमने हमारे संविधान में जोड़े हैं। तो विचार तो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है और जो इसकी रूपरेखा होगी, प्रस्तावना की जो रूपरेखा बनाई गई है जिसमें हमने किस तरह का 5 प्रकार का देश बनाने की या 5 तरीके से जो हमारा राष्ट्र बनेगा उसकी न्याय की, स्वतंत्रता की, अवसर की, बंधुता की जो बात करी है वो हमने ये सब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं। प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, मैंने अभी आपको बताया कि हमने 3 शब्द जोड़े थे। ये तीनों शब्द कहाँ से? रूस के संविधान से हम प्रेरित है या हमने वहां से लिए हैं। ये 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। प्रस्तावना को संविधान का अंग मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में निर्णय दिया? जो प्रस्तावना का अंग माना था हमने, संविधान को प्रस्तावना की अंग माना था, वो हमने कौन से संविधान से लिया है? कौन से केस के बाद में ये आया था? तो ये केशवानंद भारती केस हुआ था 1973 में केरल सरकार के खिलाफ। तो ये जो प्रस्तावना का संविधान को अंग बताया था वो हमने केशवानंद भारती केस में लिया था, या इस केस के बाद में प्रस्तावना संविधान का अंग माने जाने लगी थी। गोलकनाथ केस ये हुआ था 1967 में। मेनका गांधी केस हुआ 1978 में। मिनर्वा मिल्स केस आया 1980 में। क्लियर है सभी को? सबसे पहले गोलकनाथ केस आता है, उसके बाद में केशवानंद भारती केस, गोलकनाथ केस में यह सवाल उठाया गया सुप्रीम कोर्ट से कि क्या संशोधन को इतनी शक्ति है कि वह हमारे मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। इस केस में, गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि संसद को यह शक्ति दी जाती है कि वह हमारे मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। इसमें मूल अधिकारों में संशोधन करने की संसद की शक्ति बताई गई।
इसके बाद में एक 24वां संविधान संशोधन किया गया, 24वां और 25वां संविधान संशोधन में संसद ये लेकर आई विधेयक में या अधिनियम में कि संसद किसी भी हद तक जाकर या किसी भी रूप में कहीं किसी भी पार्ट के अंदर संशोधन कर सकती है। ये 1971 में लाया गया था। उसके बाद में एक सबसे बड़ा केस आता है, अब तक का सबसे जो बड़ी पीठ पेती है जजों की, केशवानंद भारती केस। इसमें टोटल 13 जज थे। इसमें 7 जज पक्ष में थे और 6 जज विपक्ष में थे। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में कहा कि संसद को यह शक्ति तो है कि वह अधिनियम कोई भी पारित करके संशोधन कर सकती है, लेकिन उससे जो संविधान का मूल ढांचा है वह विकृत नहीं होना चाहिए। जो मूल ढांचे का सिद्धांत है वो केशवानंद भारती केस के बाद में ही लागू किया गया। मूल ढांचे का सिद्धांत, जो हमारा मूल ढांचा बनाया गया है संविधान का, उसे किसी भी प्रकार से विकृत नहीं किया जा सकता। ये कौन से केस के बाद में आया? केशवानंद भारती केस के बाद में। मेनका गांधी केस में हमें आर्टिकल 21 का वृहत रूप देखने को मिला कि हमारे जो भी जीने का अधिकार है वह सिर्फ जीने का अधिकार नहीं, बल्कि हम गरिमापूर्ण जीने का अधिकार हमारा होना चाहिए। गरिमापूर्ण जीने का अधिकार। आर्टिकल 21 में जो हमारी प्राण और देही की स्वतंत्रता हमने पढ़ी है, उसमें सिर्फ जीने के स्वतंत्रता या जीने का अधिकार शामिल नहीं है, बल्कि हमारा जीना कैसा होगा, गरिमापूर्ण जीवन व्यक्तियों को बिताने का अधिकार हमें इसके बाद में मेनका गांधी केस के बाद में मिला है। क्लियर है सभी को? प्रस्तावना में वर्णित न्याय में शामिल नहीं है। हमने 3 प्रकार का न्याय देखा जो हमने फ्रांस से कैरी किए हैं। रूस के संविधान से कैरी किए हैं। तो इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों प्रकार के न्याय हमने रूस से कैरी किए हैं। प्रस्तावना किस प्रकार के राज्य की स्थापना करती है? जो हमारी प्रस्तावना में किस प्रकार के राज्य की बात करी गई है? समाजवादी राज्य की। वी द पीपल ऑफ इंडिया इस किस सिद्धांत को प्रकट करता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। जो हमारी प्रस्तावना की पहली पंक्ति है, ये किस सिद्धांत को प्रकट करता है? न्याय, समानता, जनसत्ता, धर्मनिरपेक्षता। तो ये करती है जनसत्ता को। हम भारत के लोग, हमारे द्वारा ही हमारे देश का निर्माण किया जा रहा है, तो इसमें जनसत्ता इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना संविधान की कौन सी प्रकृति दर्शाती है? हमारी प्रस्तावना किस प्रकार की है? हमारी प्रस्तावना को एक रूपरेखा में तैयार किया गया है। ना तो ये कठोर है, कठोर होती तो इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, ना ही इतनी लचीली है कि इसमें बार बार संशोधन किया जाता है। जो हमने अभी पीछे देखा कि मूल संरचना का सिद्धांत लागू हुआ था, मूल ढांचे का जो सिद्धांत था वो लागू हुआ था, उसके बाद में इतना लचीला भी नहीं है कि कोई भी इसमें किसी भी तरीके से या किसी भी हद तक जाकर संशोधन कर सकती है। मूल ढांचा उससे किसी भी तरीके से विकृत नहीं होना चाहिए। तो ये लचीली भी नहीं होगी, कठोर भी नहीं है, उदार भी नहीं है, इस प्रकार की है। एक रूपरेखा बनाई गई है कि 5 तरीके का या 5 प्रकार का हमने हमारे देश का निर्माण किया है। हमारा देश की प्रकृति 5 प्रकार की होगी। हमने 3 प्रकार के न्याय की बात करी है, 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात करी है, और अवसर की 2 प्रकार के अवसर दिया है। 2 प्रकार से हमने बंधुता और अखंडता की बात करी है। तो ये पूरा एक
एक ऐसे मान सकते हैं कि एक प्रारूप तैयार किया गया है या रूपरेखा तैयार करी गई है, तो इसका आंसर होगा रूपरेखा। प्रस्तावना के अनुसार भारत कैसा देश है? हमारा भारत एक राष्ट्र है, एक संगठन नहीं बता सकते, संगठन भी नहीं है। संगठन में तो अलग अलग धर्मों का या अलग अलग जातियों का हो सकता है, एक स्पेसिफिक धर्म का होता है कि एक ये हिंदू धर्म हो गया, ये मुस्लिम धर्म हो गया, ये इनका संगठन है। तो इस प्रकार से ये संगठन नहीं है। संगठन में सिर्फ एक ही चीज को आगे लेकर आप जा सकते हैं, अपनी एक ही बात को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें पूरे धर्मों को, पूरी जातियों को, पूरी संस्कृति को लेकर आगे चलना होता है। तो ये एक राष्ट्र की अवधारणा होगी। प्रस्तावना के अनुसार हमारा भारत एक राष्ट्र है। प्रस्तावना का अंतिम शब्द क्या है? प्रस्तावना का अंतिम शब्द है, हम ये संविधान हमारे भारत के लोगों को अपने आप को अंगीकार करते हैं, आत्मार्पित, अधिनियमित और अंगीकृत करते हैं। आत्मार्पित, अधिनियमित और अंगीकृत करते हैं। ये 3 शब्द हो गए। तो इसका लास्ट का शब्द आता है हमारा अंगीकार करना या अंगीकृत करना। ये किसे अंगीकृत करने की बात करी जाती है? भारत के अपने लोगों को हम ये संविधान हम स्वयं को सौंपते हैं, स्वयं के लिए ये संविधान बनाया गया है। क्लियर है? संविधान को अंगीकार करते हैं। प्रस्तावना का सर्वप्रथम हस्ताक्षर जो हमारे अध्यक्ष होंगे, वही जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, कौन थे? हमारे राजेंद्र प्रसाद जी। इन्होंने अपना सबसे पहले उस पर साइन किए थे। ये हमारे प्रारूप समिति से थे। नेहरू जी को संघीय समितियां दी गई थी। मौलाना आजाद, इनको कोई अन्य या लघु समितियां सौंपी गई थी। प्रस्तावना किसके मौलिक सिद्धांतों पर आधारित है? प्रस्तावना किसके मौलिक सिद्धांतों पर आधारित है? स्वतंत्रता आंदोलन, गांधीवादी, समाजवाद। तो हमारी प्रस्तावना समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित है। प्रस्तावना को संविधान के किस भाग का परिचय कहा जाता है? किस भाग का? हमारे संपूर्ण संविधान को। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आप एक बुक ले लीजिए, संविधान की एक बुक है, हमें अंदर कौन कौन से आर्टिकल, कौन कौन से भाग और अनुसूचियां पढ़नी है, ये सब उसमें दिया गया है। जो पहला पृष्ठ आएगा तो उसमें जो मुख्य पृष्ठ कहा जाता है, तो उसके अंदर ये दिया हुआ होगा कि हमें आगे क्या क्या पढ़ना है, तो वो उसकी प्रस्तावना होगी। जो प्रस्तावना को आगे विस्तार में क्या कहा जाता है? संपूर्ण संविधान। प्रस्तावना संशोधित की जा सकती है। हाँ, प्रस्तावना को संशोधन किया जा सकता है और हमने इसमें एक बार संशोधन किया भी है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा हमने इसमें 3 शब्द जोड़े हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ है, गणराज्य का अर्थ होगा जनता द्वारा चुना हुआ। एक होता है राजतंत्र, जिसमें राजा वंशानुगत शासन करता है या अपने वंशज को आगे से आगे शासक बनाया जाता है। राजशाही में भी यही होता है और वंशानुगत शासक भी यही होता है कि अपने वंश को, अपने बेटे, पोते, पड़पोते, आगे से आगे ये सब चलता रहता है। तो हमारा जो राज्य है या हमारा जो राष्ट्र है, राष्ट्र निर्माण किया जा रहा है, वो किस आधार पर? गणराज्य आधार पर बनेगा। जनता द्वारा चुना हुआ प्रमुख, जो हम जनता चुनकर वोट देकर जिसे हम प्रमुख बनाते हैं, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, वो किसके अंदर आता है? गणराज्य शब्द की प्रतिपूर्ति करता है। प्रस्तावना में एकता और अखंडता शब्द किस संशोधन से जुड़े? सिर्फ एक ही संशोधन अब तक किया गया है, 42वां संविधान संशोधन। प्रस्तावना की न्यायालयों में स्थिति है। प्रस्तावना की न्यायालयों में कैसी स्थिति है? बाध्यकारी है, सलाहकारी, नाजायज या अवैध? तो ये मात्र सलाहकारी प्रकृति की होती है, बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी तो सिर्फ हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, इसमें तो हम संशोधन कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों में भी संशोधन
किया जा सकता है, लेकिन उसके मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता, मूल ढांचे को विकृत नहीं किया जा सकता। तो न्यायालय के लिए हमारी जो प्रस्तावना बनी हुई है वो सिर्फ सलाहकारी प्रकृति की होती है। प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? हमने अभी देखा प्रस्तावना में 5 प्रकार के आदर्शों की बात करी गई है, जिसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आ गया, संप्रभु कहते हैं जिसे। एक आ गया समाजवाद, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, एक आ गया लोकतांत्रिक, और लास्ट में गणराज्य। तो ये 5 आदर्श हो गए हमारे राष्ट्र का निर्माण करने के लिए। प्रस्तावना में कितने आदर्शों की बात करी गई है? 5 प्रकार के आदर्शों की बात करी गई है। प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन? सिर्फ एक बार हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, जिसमें हमने 3 शब्द जोड़े थे, समाजवाद, अखंडता और कौन सा आ गया तीसरा कौन सा है? पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? प्रस्तावना के अनुसार भारत संप्रभु, हमारी अपनी प्रभुत्व हमारे देश पर है, किसी बाहरी शक्ति के अधीन हमारा देश कार्य नहीं करता है। प्रस्तावना हमें क्या प्रदान करती है? प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय भी देती है, स्वतंत्रता भी देती है, समानता और सभी, मतलब 3 प्रकार के न्याय की बात करी गई है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है और 2 प्रकार की समानता, अवसर की और प्रतिष्ठा की इसमें समानता बताई गई है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी हो गई? जिसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हो गई। इस तरह से हम 5 प्रकार की स्वतंत्रता इसमें शामिल करी गई है। कौन कौन सी हो गई इसमें स्वतंत्रता? चलिए देख लेते हैं। वाक, बोलने की, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये हमने 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात करी गई है। समानता, 2 प्रकार की समानता जिसमें अवसर और प्रतिष्ठा शामिल करे गए हैं। अवसर की समानता, सभी को सभी काम में समान अवसर दिए जाएंगे और प्रतिष्ठा का ध्यान रखा जाएगा, किसी के मान सम्मान का ध्यान रखा जाएगा। समानता में ये दोनों शामिल करे गए हैं। न्याय में अभी मैंने आपको बताया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की बात करी गई है। समता शब्द किससे जुड़ा हुआ है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों से। तीनों में हमें समता चाहिए या समानता चाहिए। समाज में, जिस समाज में हम रहते हैं उसमें समानता बनी रहनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई व्यक्ति गरीब है कोई अमीर है, तो समाज में ये सब नहीं चलना चाहिए। आर्थिक, सभी को धन का बंटवारा है या सभी को जो होते हैं आजकल गरीब और अमीर की अवधारणा, काफ़ी इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता ही जा रहा है। गरीब और अधिक गरीब हो रहा है, अमीर अधिक अमीर होते जा रहे हैं। तो ये सब हमारे संविधान में निषेध बताया गया है या इनकी मनाही करी गई है। आर्थिक भी समानता इसमें हमें अपनाई जानी चाहिए। राजनीति में, अगर आप किसी की राजनीति में जाना चाहते हैं या हिस्सा लेने चाहते हैं तो आप बेशक ले सकते हैं, सभी को समान अधिकार दिए गए हैं। तो इस प्रकार से समता का अर्थ इन सभी के लिए उपयोग किया जाएगा। प्रस्तावना का स्थान संविधान में सबसे शुरुआत में, जो भी बताया मैंने आपको कि एक बुक होगी, उसमें जितने भी चैप्टर्स हमको रीड करने हैं उसकी एक पहले पेज पर लाइन वाइज बताया गया होता है कि कौन से पेज पर क्या दिया गया है, तो वो हमारी प्रस्तावना होती है, मुख्य पृष्ठ होता है। तो प्रस्तावना सबसे शुरुआत में बताई जाती है। प्रस्तावना लागू होती है किस पर? प्रस्तावना भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति पर, चाहे वह नागरिक हो, चाहे वह सरकार का कोई व्यक्ति हो, चाहे अदालत हो, चाहे अन्य कोई संघ बने हुए हो, कोई निजी कंपनी होगी, सरकारी कंपनी होगी,
मतलब आप ये बोल सकते हैं कि भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति पर यह प्रस्तावना लागू करी जाएगी जो भारत का नागरिक होगा। क्लियर है सभी को? तो इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा सभी पर। हमारी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना की सर्वोच्चता किस निर्णय में स्थापित हुई कि प्रस्तावना को सर्वोच्च स्थान दिया जाना चाहिए? ये हमने केशवानंद भारती केस, जो अभी मैंने आपको बताया था, केरल सरकार के खिलाफ जो भूमि सुधार, केरल सरकार ने जो भूमि सुधार के अंडर केशवानंद भारती जी की मठ या फिर आप कर सकते हैं धार्मिक जो जमीन थी उन्होंने केरल सरकार ने अपने अंडर ले ली थी, तो इसी की याचिका इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर कराई थी। सुप्रीम कोर्ट में ने यह निर्णय दिया कि संसद को किसी के मूल अधिकारों का हनन करने की शक्ति नहीं है, उन्हें यह शक्ति नहीं दी गई है कि संशोधन के द्वारा किसी की भी जमीन ले ले या फिर मूल अधिकारों का हनन करे या मूल ढांचे को विकृत करे। तो इसी के बाद से मूल ढांचे का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ये हमारे अब तक की सबसे बड़ी न्यायिक पीठ जिसे कहा जाता है, 13 जज बैठे थे जिसमें ये 1973 में ये वाद सामने आया था। क्लियर है सभी को? प्रस्तावना की सर्वोच्चता का सिद्धांत हमें केशवानंद भारती केस में दिया गया था। तो इस तरह से आज हमारी ये क्लास यहाँ पूरी हो जाती है। सभी को आज थोड़ा सा तो मजा आया ही होगा। क्लियर है सभी को? अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे अपने कमेंट्स में बता सकते हैं और अच्छे से अपना प्रिपरेशन करते रहिए, अपनी क्लासेस को जारी रखिए। आगे हम काफ़ी इंटरेस्टिंग आपके लिए टॉपिक लाते रहेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।